नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम चर्चा करेंगे आज सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियां और आंकड़ों के संग्रहण या समंक संग्रहण की विधियों की। सांख्यिकी अनुसंधान समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह जानकारी दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, जिसे सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियाँ कहते हैं। ये रीतियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है संगणना रीति, दूसरी प्रतिदर्श रीति। पहले देखते हैं संगणना रीति या सेंसस मेथड। जब किसी समस्या से संबंधित संपूर्ण समूह की प्रत्येक इकाई से आवश्यक सांख्यिकीय तथ्य संकलित किए जाते हैं तो उसे संगणना अनुसंधान कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षण संस्थान के 500 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी की मासिक आय के आंकड़े एकत्रित किए जाएं तो इसे संगणना अनुसंधान कहेंगे। इसी तरीके से भारत की जनगणना जो है संगणना अनुसंधान का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि संगणना अनुसंधान जो है किस स्थिति में या किन स्थितियों में सही या उपयुक्त होता है। तो पहला है, जब प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करना आवश्यक हो तो संगणना अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। उच्च स्तर की परिशुद्धता की आवश्यकता हो, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो तथा अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन हो। दूसरा, संगणना अनुसंधान के गुण क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है। उच्च स्तर की शुद्धता, इस विधि द्वारा संकलित समंक विश्वसनीय तथा शुद्ध होते हैं। इस कारण इस विधि के द्वारा किए गए अनुसंधान में भी उच्च स्तर की शुद्धता देखी जाती है। दूसरा, अधिक विश्वसनीयता, इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों से सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं, इसलिए प्राप्त समंक ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं क्योंकि जिनसे सूचना प्राप्त की जा रही है उन्हीं से संबंधित होते हैं। तीसरा है विस्तृत सूचना, इस रीति में क्योंकि समग्र की प्रत्येक इकाई से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता है अतः उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ जुटाना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, जनगणना में केवल देश के कुल स्त्री पुरुषों की संख्या ही ज्ञात नहीं की जाती बल्कि देशवासियों की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति आदि अनेक बातों के बारे में भी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। चौथा है इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्तता, इस अनुसंधान क्षेत्र में इकाइयाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न हों तथा जहाँ प्रतिदर्श प्रणाली का प्रयोग करना संभव नहीं हो वहाँ यह प्रणाली उपयुक्त रहती है। अब संगणना अनुसंधान के दोष क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। पहला है अधिक खर्चीली, इस पद्धति में समय, धन और श्रम बहुत अधिक खर्च होता है। इस विधि के द्वारा किए गए अनुसंधान के परिणाम भी काफ़ी देरी से मिल पाते हैं, इस कारण इसका प्रयोग ज़्यादातर सरकारों द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है प्रशिक्षित प्रगणकों के अभाव में असंभव, यदि प्रगणक प्रशिक्षित न हों तो इस पद्धति के द्वारा संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ परिस्थितियों में असंभव, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत और जटिल होता है तथा अनुसंधान की सभी इकाइयों से संपर्क करना संभव नहीं होता है तो उस प्रणाली का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। अब दूसरा मेथड है जिसको प्रयोग करते हैं अपन, तो वो है प्रतिदर्श रीति या सैंपल मेथड। इस विधि में अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयाँ बिना पक्षपात के चुन ली जाती हैं। इन चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्ष समग्र पर लागू कर दिए जाते हैं। समग्र में से छांटी गई इकाइयों को प्रतिदर्श कहते हैं। प्रतिदर्श समग्र का एक सूक्ष्म चित्र होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी शहर के 10,000 परिवारों की औसत आय ज्ञात करनी है और इनके लिए हम 10,000 परिवारों में से 1,000 प्रतिनिधि परिवार चुनकर उनके आधार पर उनके आय के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 10,000 परिवारों की औसत आय की गणना करें तो यह अनुसंधान कैसा कहलाएगा, प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाएगा। यानी कि सभी इकाइयों को विजिट नहीं किया और कुछ इकाइयाँ उनमें से पक्षपात रहित तरीके से चुनी और उनका आधार पर निष्कर्ष निकाल के संपूर्ण इकाइयों के बारे में उद्घोषणा करी। इस पद्धति के प्रयोग का आधार यह है कि समग्र में ली गई प्रतिनिधि इकाइयों में सामान्य रूप से वही विशेषता पाई जाती है जो पूरे समग्र में पाई जाती है, अतः प्रत्येक इकाई का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अनाज मंडी में गेहूं की किस्म को जानने के लिए पूरी ढेरी को उलटने पलटने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उसमें से एक मुट्ठी गेहूं लेकर उसकी किस्म का अनुमान लगा लिया जाता है। अब प्रतिदर्श प्रणाली का महत्व देखते हैं। वर्तमान समय में प्रतिदर्श प्रणाली सांख्यिकी अनुसंधान की एक बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रणाली हो गई है। अनुसंधान के अनेक क्षेत्रों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। इस रीति के महत्व को बताते हुए प्रसिद्ध सांख्यिकी नेडेकोर ने लिखा है, केवल कुछ पौंड कोयले की जांच के आधार पर एक गाड़ी कोयला स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसी तरह चिकित्सक अपने मरीज के खून की कुछ बूंदों की जाँच के आधार पर उसके रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। तो सैंपल टेस्टिंग हमारे ब्लड में भी किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। प्रतिदर्श प्रणाली की अच्छाइयाँ या गुण क्या हैं। पहला है कम खर्चीली, यह रीति बहुत कम खर्चीली होती है। इसके प्रयोग से समय, धन और श्रम तीनों की बचत होती है।
दूसरा है गहन अनुसंधान संभव होता है। इस रीति के प्रयोग से गहन अनुसंधान किया जा सकता है क्योंकि इकाइयों की संख्या इसमें कम हो जाती है। तीसरा है अधिक वैज्ञानिक। यह विधि ज़्यादा वैज्ञानिक है क्योंकि आंकड़ों की अन्य प्रतिदर्शों द्वारा जांच की जा सकती है कि एक सैंपल का रिजल्ट आया है उसको दूसरे सैंपल के रिजल्ट से कंपेयर किया जा सकता है। चौथा है गलती की पहचान। इस विधि में केवल सीमांत पदों का अध्ययन किया जाता है, इस कारण गलती की पहचान करना आसान हो जाता है। निष्कर्ष विश्वसनीय। इस विधि के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं। उपयुक्तता। कुछ विशेष दशाओं में जैसे कि समय की कमी, धन का अभाव आदि में निदर्शन विधि ज़्यादा उपयुक्त पाई जाती है या मानी जाती है। अब इस विधि के या प्रतिदर्श प्रणाली के दोष क्या क्या हैं, कमियां क्या हैं। पहला है उचित प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई। तो सांख्यिकी अनुसंधान से सही निष्कर्ष निकालने के आवश्यक है कि प्रतिदर्श ऐसा हो जिसमें समग्र की सभी विशेषताएं आ जाएं। व्यवहार में ऐसा प्रतिदर्श लेना सरल कार्य नहीं है। दूसरा है पक्षपातपूर्ण। इस विधि में पक्षपातपूर्ण व्यवहार की बहुत संभावना रहती है। अनुसंधानकर्ता प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयों को चुन सकता है जो उसे पसंद हो या उसके इच्छानुरूप परिणाम देती हों। तीसरा है भ्रमात्मक निष्कर्ष। यदि प्रतिदर्श के चयन में थोड़ी भी लापरवाही हो जाती है तो निष्कर्ष दोषपूर्ण हो सकते हैं। सरलता का अभाव। यह रीति उतनी सरल नहीं होती जितनी देखने में लगती है। यदि अनुसंधानकर्ता को प्रतिदर्श चयन की पूरी तकनीक का ज्ञान न हो तो उसके द्वारा लिए गए प्रतिदर्श के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी अशुद्ध और विश्वसनीय अविश्वसनीय होंगे, यानी कि उनमें त्रुटि होगी। तो इसका अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए प्रतिदर्श निकालने वाला या सैम्पलिंग करने वाला। नेक्स्ट है विजातीय अस्थिर समग्र में अनुपयुक्त। तो विजातीय और अस्थिर अलग अलग इकाइयों में प्रतिदर्श निधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है क्योंकि इकाइयों के स्वरूप और गुण में निरंतर बदलाव आता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इस कारण प्रतिदर्श समग्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब प्रतिदर्श चयन की रीतियों के बारे में बात करते हैं। तो प्रतिदर्श चयन की 3 महत्वपूर्ण रीतियां हैं। पहली है दैव प्रतिदर्शन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी है सविचार प्रतिदर्श परपजीव सैम्पलिंग। तीसरा है स्तरित प्रतिदर्श यानी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। पहला देखते हैं दैव प्रतिदर्श या रैंडम सैम्पलिंग। तो प्रतिदर्श लेने की यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें प्रतिदर्श अनुसंधानकर्ता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है। इस विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के अवसर रहते हैं। इसका कारण यह है कि इस विधि में इकाइयों का चयन आकस्मिक ढंग से किया जाता है, सडनली। अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों को नहीं छांट सकता बल्कि यह कार्य सदैव दैव आधार पर किया जाता है। अतः इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के न्यायादर्श या प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना बनी रहती है। प्रोफेसर एफ येट्स के शब्दों में कि समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने का समान या बराबर अवसर होता है। दैव प्रतिदर्श इकाई विधि से प्रतिदर्श चुनने के लिए मुख्य रूप से निम्न रीतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है लॉटरी रीति, लॉटरी निकाल करके। दूसरा है ढोल घुमाकर या ड्रम रोटेट करके। तीसरा है आंख बंद करके चयन करना यानी कि पर्चियाँ डालना। और फिर चौथा है निश्चित क्रम की व्यवस्थित रीति यानी कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है। और पांचवा है दैव संख्याओं की तालिकाओं से, तो रैंडम टेबल की यूज करते हुए। अब इस दैव निदर्शन विधि की कुछ अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, उनको देखते हैं। इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं रहती है क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट होती है। इस विधि में धन समय और श्रम की बचत होती है, ये भी सही है। यह विधि सांख्यिकीय नियमितता नियम महांक जड़ता नियम पर आधारित है। इस कारण चुने गए प्रतिदर्श समग्र के सभी गुण उसमें आ जाते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल रूल्स पर आधारित है। ये एक सरल विधि है, सिंपल मेथडोलॉजी है जिसके माध्यम से हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श की जांच दूसरे प्रतिदर्शों से की जाती है, यानी कि अगर 2 रैंडम सैंपल सेलेक्ट किए हुए हैं तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेरेबल होते हैं, उनको तुलना की जा सकती है। दोष क्या हैं, इस विधि की कमियां क्या हैं? यदि कुछ खास इकाइयों को उनके महत्व के कारण प्रतिदर्शन में शामिल नहीं करना हो, आवश्यक रूप से करना हो, तो यह विधि उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि वो सैंपल में आने से छूट सकते हैं। यदि समग्र का आकार छोटा हो और उसमें विषमताएं ज़्यादा हो तो उस विधि के द्वारा लिए गए प्रतिदर्श समग्र का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे क्योंकि कुछ इकाइयाँ ऐसी होंगी जो समग्र में हैं लेकिन आपके प्रतिदर्श में नहीं आ पाई हैं। इस विधि तभी उपयुक्त रहती है जबकि समग्र की सभी इकाइयाँ स्वतंत्र हों, वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यूनिट्स होंगी तभी ये सैम्पलिंग मेथडोलॉजी उपयुक्त होगी। दूसरा हम बात करते हैं सविचार या परपजीव सैम्पलिंग की। तो सविचार प्रतिदर्श विधि में अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छानुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयों को चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतिदर्श में किन इकाइयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए यह पूर्णतः अनुसंधानकर्ता की इच्छा और विवेक पर निर्भर करता है। इस विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि प्रतिदर्श में कुछ विशेष इकाइयों को शामिल किया जाना
आवश्यक हो, अनिवार्य हो। दैव प्रतिदर्श विधि में ऐसी इकाइयाँ चुनने से छूट सकती हैं, इसलिए इस विधि का उपयोग कुछ खास परिस्थितियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें कपड़ा उद्योग के संदर्भ में सर्वेक्षण करना हो तो जैसे रेमंड कंपनी, रिलायंस कंपनी या कुछ बड़ी जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं कपड़ा क्षेत्र की, उनको अनिवार्य रूप से अध्ययन में हमें शामिल करना चाहिए। तो दैव निदर्शन विधि अपनाने पर ये कंपनियां जांच में छूट सकती है, जबकि ये अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। तो ये इस विधि के कुछ महत्वपूर्ण विदेश हैं। अब बात करते हैं अपन इस विधि के गुणों की। पहला है, ये विधि अत्यंत सरल है। दूसरा, विधि बहुत कम खर्चीली है। तीसरा, ये जब विशेष इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल करना आवश्यक हो तो ये विधि बहुत उपयुक्त होती है। चौथा, इस विधि में प्रतिदर्श के लिए यदि पहले से ही परिमाप निश्चित कर लिया जाए तो प्रतिदर्श का चयन सही हो जाता है कि कितने सैंपल में यूनिट्स लेनी है, उसका पहले से हमें पता हो तो वो प्रतिदर्श चयन करना आसान हो जाता है। इस विधि की कमियां क्या है, दोष क्या हैं? अनुसंधानकर्ता के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह विधि वैज्ञानिक विधि नहीं होती है। कई बार इस विधि में भ्रामक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि के द्वारा लिए गए प्रतिदर्श की सत्यता की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये इसकी कमियां हैं। अब बात करते हैं स्तरित प्रतिदर्श की। यह स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले समग्र को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अनेक भागों में या उपभागों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक भाग से दैव निदर्शन के आधार पर प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। इस प्रकार यह रीति सविचार प्रतिदर्श रीति तथा दैव निदर्शन रीति का मिला जुला रूप है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, उनमें से 40 विद्यार्थियों को बौद्धिक स्तर का अध्ययन करने के लिए चुनना हो तो पहले हम 400 विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी तथा असफल के आधार पर 4 वर्गों में बांट लेंगे। फिर प्रथम श्रेणी में से 100, द्वितीय श्रेणी में से 150, तृतीय श्रेणी में से 100 और असफल या फेल विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थी लेंगे। तो 40 विद्यार्थी चुनने के लिए प्रत्येक वर्ग में से 10% विद्यार्थियों का चुनाव कर लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी से क्रमशः 10, 15, 10 और 5 विद्यार्थियों का चुनाव किया जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसके गुण क्या है? यह रीति विषमता और विभिन्नता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। इस रीति में सविचार प्रतिदर्श और दैव प्रतिदर्श दोनों रीतियों के लाभ मिल जाते हैं। प्रतिदर्श समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसकी दोष क्या हैं कि ये पद्धति थोड़ी जटिल है। इसको इम्प्लीमेंट करना या लागू करना थोड़ा जटिलतापूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले समग्र को विभिन्नताओं, विशेषताओं के आधार पर टुकड़ों में बांटना पड़ता है और उसके बाद उसका चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें अशुद्धता की संभावना बनी रहती है, यानी कि आपका प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड लगा नहीं है तो वहाँ रिजल्ट्स इम्प्योर आएंगे। नेक्स्ट है अधिक ज्ञान की आवश्यकता, यानी कि जटिल पद्धति है तो इसलिए एक्सपर्ट नॉलेज वाला व्यक्ति चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। चौथा, यदि किसी कारणवश वर्गों के निर्माण में त्रुटि हो गई है तो निकाले गए निष्कर्ष भी दोषपूर्ण हो जाएंगे। तो ये जटिलताएँ हैं इस विधि की, जिसके कारण इसकी कमियाँ हैं। अब प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।